नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट जो है हमारा जीके एंड जीएस का होता है, यानी जनरल नॉलेज का ये हमारा पेपर होता है। आज अपने एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति। एक ऐसा टॉपिक जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन इस परीक्षा के अकॉर्डिंग कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी बातों को ध्यान में रखते हुए एक नए ढंग से हम इसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लासेज आपके लिए लाभदायक साबित हो रही है और आप इससे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। दोस्तों, क्लासेज अगर आपको सही में अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और उतना ही उत्साह मिलता है अगली क्लास को बनाने के लिए। आपके रेगुलर कमेंट आते हैं तो उत्साहवर्धन होता है और ये इच्छा होती है कि और ज़्यादा बढ़िया अपने इस कार्यक्रम को आगे चलाएं और बढ़िया चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो चलिएगा शुरू करें क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले देखिएगा, हमारा जो ये सिलेबस था, यहाँ पर पहला टॉपिक अपना पूरा हो चुका था, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्ता पीरियड, ये हमारा हो चुका था। एनिशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये हमने कर लिया था। इंडियन कल्चर एक्सपेंशन एब्रॉड, ये भी हमने कर लिया था। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ये हमने कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें वो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो हमें पढ़ना है। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हमें पढ़ना है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को। और दोस्तों, लाइक करते रहिएगा, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आती रहती है। साथ ही साथ जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जो पीडीएफ हैं, टेस्ट हैं, वो आपको अवेलेबल हो सके, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलने वाली होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के विषय में। ये हमारा इसका पहला भाग है। आइए बात करते हैं 1857 की क्रांति की। और क्रांति को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इतिहासकारों ने इस क्रांति के बारे में क्या कहा था। पहले नहीं, 1857 की क्रांति होने के बाद में जब इसका इतिहास लिखा गया तो इस क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने क्या क्या मत दिया, यानी उनके अनुसार ये क्रांति क्या थी। क्रांति थी, विद्रोह था, क्या था दोस्तों। यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन अपना पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली बात, ये सर जॉन लॉरेंस है और एक है सीले। ये तो ये कहते थे कि ये कोई, देखिए, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि ये क्या था, सिपाही विद्रोह था। सिपाही म्यूटिनी, या फिर हम इसे कहते हैं सिपाही विद्रोह। पूर्णतया सिपाही विद्रोह मानने वाले कौन थे? सीले थे और एक थे लॉरेंस। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लॉरेंस एंड सीले थे जिन्होंने ये कहा सिपाही विद्रोह था। वैसे भी आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, अंग्रेज इसे स्वतंत्रता संग्राम थोड़े ना मानेंगे, है ना, वो तो भारतीय ही मानेंगे। दूसरा, मॉलेसन ने क्या कहा था कि ये एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, यानी सामंतों की ही प्रतिक्रिया थी दोस्तों। तो ये एक सामंतवादी प्रक्रिया थी, ये किसने माना? मॉलेसन ने माना था। ये नाम आपको याद रखने, और ज़्यादा कुछ यहाँ विशेषता नहीं है। बेंजामिन डिज़रायली जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। अभी तक शब्द कौन सा चल रहा है प्यारे दोस्तों? विद्रोह चल रहा है। विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में फर्क होता है। तो ये राष्ट्रीय विद्रोह, सारे राष्ट्र के द्वारा किया गया विद्रोह, ऐसा बेंजामिन डिज़रायल के द्वारा कहा गया। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र, ये कहने वाले कौन थे? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के ये एक षड्यंत्र किया था, जिसे हम 1857 की क्रांति का नाम देते हैं। विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। देखिए, जैसे जैसे भारतीय विद्वान आएंगे तो स्वतंत्रता शब्द इसमें जुड़ता चला जाएगा। किसी भी अंग्रेज ने स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऑप्शन में आए तो कम से कम ये तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता शब्द अभी तक जो है हमने नहीं पढ़ा कि कहीं अंग्रेजों के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया हो।
विद्रोह था राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए था। अशोक मेहता क्या कहते हैं, ये जो विद्रोह था 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्र यानी राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक सुनियोजित तौर से किया गया युद्ध था। आर.सी. मजूमदार, इनकी भी एक कहानी है, उसका तो डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। सिर्फ आपको याद रखना है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, न तो पहला था न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा कहने वाले थे आर.सी. मजूमदार। इसके बाद में पी. रॉबर्ट्स अंग्रेज ही है, तो ये क्या मानेंगे दोस्तों, ये सैनिक विद्रोह ही मानते हैं। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे, वी.डी. सावरकर, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें याद रखिएगा। नंबर 1, तो कौन सा भारतीय विद्वान था जिसने स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, आर.सी. मजूमदार। किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो वो वी.डी. सावरकर ने कहा था दोस्तों। तो ये 2 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा जो अंग्रेज हैं वो तो इसे विद्रोह ही मानेंगे, सिपाही विद्रोह मानेंगे। और देख लेते हैं क्या कहा गया है। और इसके बाद में जो हमें जानना है वो है 1857 की क्रांति के स्रोत, यानी कि जहाँ से हमें 1857 की क्रांति के विषय में जानकारी मिलती है। ये बुक्स भी कई बार परीक्षा में आ जाती है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी है, वी.डी. सावरकर की है। द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना था। 1857 एक ग्रेट रिबिलियन, ये किसकी है, अशोक मेहता की है। ये किसकी है, अशोक मेहता की है। 3 पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का पहला संग्राम, वी.डी. सावरकर का है। आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं, पुस्तक लिखते हैं सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और 1857 एक ग्रेट रिबिलियन जो बुक है वो अशोक मेहता की है दोस्तों। अब यहाँ से एक छोटे छोटे फैक्ट हैं। ये 1857 की क्रांति के समय महारानी कौन थी, तो महारानी थी विक्टोरिया। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिसन था। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ये एक आउटलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि उस समय महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मस्टन था। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। और कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनिसन था। अब हम शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति की। तो क्रांति की जो तिथि निर्धारित की गई थी वो 31 मई क्रांति की तिथि थी। और इसका जो प्रतीक था वो क्या था, रोटी और कमल, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम सबसे मुख्य बात पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के कारणों को पढ़ेंगे, फिर उसके स्वरूप को, फिर उसके विस्तार को और उसके परिणामों को, सभी को हम अच्छे से करने वाले हैं। तो सबसे पहले कारणों को जान लेते हैं, और कारणों को हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इस प्रकार से बांट करके पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है या विद्रोह होता है तो वो एकदम से नहीं होता, उसके पीछे कई कारण होते हैं। हम ये मानते हैं कि जो ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पे एनफील्ड जो राइफल आई थी उसमें कारतूस थे, कारतूस के कारण हो गया। तो एक कारतूस के कारण सारे लोग विद्रोह नहीं कर सकते, है ना। विद्रोह जब होता है तो उसमें पीछे के कारण भी शामिल होते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिएगा शादी विवाह के अंदर कोई आया हुआ है मेहमान और उसके साथ में कोई बात हो जाती है ना। तात्कालिक, जैसे चाय का नहीं पूछा, पानी का नहीं पूछा, हमें गाड़ी में आगे नहीं बिठाया, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, इस तरह की शिकायतें होती हैं। और उसको लेकर के जब झगड़ा होता है तो पुरानी बातें फिर निकल करके आती हैं। तो वो तो तात्कालिक कारण होते हैं, है ना। तो वो तो एक तात्कालिक कारण था, और भी बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण होते हैं, और वही कारणों का एक पुलिंदा था, और वही जो है सारा इकट्ठा होकर के विद्रोह का कारण बनता है। उन कारणों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में सबसे पहले हमारी रह जाती है वेलेज़ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत जो हैं सबसे ज़्यादा प्रमुख थे। तो क्रांति के राजनीतिक कारणों में वेलेज़ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था, ये प्रमुख था दोस्तों।
विशेषतः मराठों के समय जो है सहायक संधि आनी शुरू हो गई थी। और सहायक संधि में होता क्या था, एक चीज़ को समझ लीजिएगा। सहायक संधि में ये जैसे मान लीजिएगा ये अपना कोई भारतीय रियासत या फिर स्टेट हो गया, यहाँ पर जो हमारा राज्य है और यहाँ पर देखिए राजा हैं, तो राजा के पास में जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों की एक सेना रहती थी, वो यहाँ पर छोड़ दी जाती थी। इस सेना का खर्चा किसके ऊपर आ गया, इस राजा के ऊपर आ गया। बदले में क्या मिलता था, सुरक्षा से इस सेना के द्वारा दी जाती थी। कोई भी परेशानी होगी तो ये निपटने वाले होते हैं। और जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ पर एक अपना रेजिडेंट भी रखते थे, ताकि यहाँ से सूचनाएं जो हैं वो इनके पास में आती रहें दोस्तों। तो इस प्रकार से एक बिल्कुल शॉर्ट में हम इस बात को समझ लेते हैं कि अंग्रेज क्या करते थे, एक सेना को सहायक संधि के तहत किसी राजा के पास में छोड़ देते थे। वो आपस में सहायक संधि होती थी, जिसमें जो युद्ध के मामले हैं वो संभालते थे, सुरक्षा की गारंटी उनकी हुआ करती थी। उसके बदले में उनके जो आर्थिक लाभ हैं वो कंपनी को मिला करते थे। और धीरे धीरे यही सहायक संधि सुरक्षा से असुरक्षा में बदल जाती है, क्योंकि अब खुद की सेना तो रही नहीं, इस राजा को अपनी सेना तो रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब सेना कौन सी होगी, ये जिसकी सेना होगी उसी का अधिकार होगा। तो धीरे धीरे इस प्रकार से परिवर्तन इनमें होना शुरू हो गया था। वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में एक कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। क्या रखनी पड़ती थी, कंपनी की एक सेना रखनी पड़ती थी दोस्तों। देखिए क्या कहा हमने, वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की एक सेना रखनी पड़ती थी। जब सहायक संधि हुई तो भारतीय राजा हैं, भारतीय राज्य का जो राज्य है उसमें एक सेना रहेगी। वो किसकी रहेगी, कंपनी की रहेगी। एक कंपनी का एजेंट भी वहाँ पर रहता था जो उनके ऊपर नियंत्रण रखता था और एक प्रकार से विदेशी मामलों को देखने का कार्य किया करता था। सहायक संधि से अब होगा क्या, राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ना शुरू हो गया और इससे भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त होनी शुरू हो गई। क्योंकि स्टेट से बात करनी है, नहीं करनी है, युद्ध करना है, क्या करना है, वो सारे तो रेजिडेंट और जो कंपनी है उनकी तरफ जाना शुरू हो गया। एक प्रकार से सेना खुद की तो थी नहीं, तो स्वतंत्रता उनकी क्या होने लग गई, समाप्त होने लगी। ये सहायक संधि का था। और सहायक संधि है किसकी, वेलेजली की सहायक संधि है। और अंग्रेजों के द्वारा भारत पर अधिकार करने में इसका बहुत बड़ा रोल था वेलेजली की सहायक संधि का। और डलहौजी का व्यक्तिगत जो सिद्धांत है बहुत बड़ा इनका रोल था दोस्तों। डलहौजी की राज्य हड़प नीति। अब राज्य हड़प नीति जिसे अपने व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं, ये क्या था, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझे, हिंदू राजा जो थे उनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया। क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता था और आगे से आगे अधिकार उनको मिलता रहता था। लेकिन इन्होंने एक नियम बनाया कि जिसके खुद का पुत्र नहीं होगा, पहले दत्तक यानी गोद लिया हुआ पुत्र होता था, वो आगे शासन संभाल लेता था। तो इन्होंने कहा भी कोई दत्तक पुत्र अब नहीं लेना है, दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। और जब पुत्र नहीं है तो राज्य किसके पास में चला जाएगा, राज्य कंपनी के पास में चला जाएगा। इस प्रकार की एक राज्य हड़प नीति जो है वो डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। वैध उत्तराधिकारी के अभाव में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया जाता था। तो देखिए विलय की नीति क्या थी, जो उत्तराधिकारी का नियम था उसमें परिवर्तन हुआ, यानी गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब जिसके वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो उन राज्यों का विलय किस में कर लिया गया, अंग्रेजी राज्यों के अंदर। अब वो भारतीय राजाओं को अच्छी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो इसी से जो है विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। डलहौजी ने कौन कौन से राज्यों का विलय किया, किस क्रम में किया, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध 1856। ये देखिएगा 1856 तक आते आते लगभग यहाँ पर इनके द्वारा कब्जे में ले लिए जाते हैं। यहाँ क्रम से पहला कौन सा था, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला कौन सा है, सतारा है दोस्तों। रियासतों के विलय के साथ साथ एक और काम भी इन्होंने किया। पेशवा जो था, पेशवा यानी नाना साहब की पेंशन को भी रोक दिया गया, इसलिए वो भी क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए और क्रांति के अंदर क्या हो गए, शामिल हो गए। अब विशेष बात यहाँ पर यह है कि डलहौजी जो थे 1855 में करौली को अपनी व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत इन्होंने अपने राज्य में, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। डलहौजी ने क्या किया, 1855 में मिलाया।
लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई, इसलिए इसे वापस लौटाना पड़ा था। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन, यानी तुम्हारा प्रशासन अच्छा नहीं है। असल में कुप्रशासन तो कंपनी का था, लेकिन उन्होंने अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पे किया। जैसे अभी राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना बहुत से राज्यों में, है ना, कि प्रशासन सही नहीं चल रहा है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। उसी प्रकार से उस समय एक प्रकार का सिस्टम था कि अवध का विलय किया गया था कुप्रशासन के आधार पर, क्योंकि डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, दत्तक पुत्र वाला, ऐसा कोई नियम तो वहाँ पर लागू नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कैसे मिले, तो उन्होंने यही कह दिया कि यहाँ पर आपसे प्रशासन नहीं संभल रहा है, इसलिए हम आपसे क्या है इसका कब्जा ले रहे हैं। अब इसके लिए अवध का रेजिडेंट, जैसे राज्यपाल अपनी रिपोर्ट करता है ना, उसी प्रकार से अवध का रेजिडेंट था, स्लीमैन से रिपोर्ट मांगी गई कि तुम ऐसे लिख दो कुप्रशासन हो रहा है तो हम इस पर कब्जा कर सकें। लेकिन स्लीमैन ने इसमें मना कर दिया। उसने कहा कि अंग्रेज़ों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद में देखिएगा हमने क्या कहा, ये था स्लीमैन ने तो रिपोर्ट देने से मना कर दिया कुप्रशासन की। इसके बाद में आउटरम को वहाँ पर भेजा गया। किसको भेजा गया? आउटरम को रेजिडेंट बना दिया गया। उसने रिपोर्ट भेज दी और उसी की रिपोर्ट के आधार पर 1855 में जो है वो अवध का विलय किया गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया? तो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। और किसने मना किया? स्लीमैन ने जो है इसको मना कर दिया था कि मैं ऐसी रिपोर्ट बना करके नहीं दूंगा। और अवध का विलय जो है किस आधार पे किया गया था ये भी आपको याद रखना है। कुप्रशासन का आरोप लगा करके जो है ये काम किया गया था दोस्तों। विलय होने के बाद में रेजिडेंट फिर बदल गया। कौन सा आ गया? हेनरी लॉरेंस। तो 3 रेजिडेंट यहाँ इससे संबंधित है, तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो हमारा कारण हम बात करने वाले हैं वो है प्रशासनिक कारण। यानी प्रशासनिक कारण कौन कौन से थे? अंग्रेजों का प्रशासन इस तरह से था जिससे भारतीयों के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा था दोस्तों। यानी सिस्टम जो चल रहा है, राजनीतिक तो हमने देखा राजाओं के ऊपर कब्जा करना, लेकिन प्रशासनिक यानी प्रशासन जो पद वगैरह है, सरकार कैसे चल रही है, उसके अंदर क्या कौन कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों की सबसे पहली बात तो नीति कैसी थी? भेदभावपूर्ण नीति थी, और इसीलिए भारतीयों को अयोग्य मानते हुए प्रशासनिक सेवा में शामिल नहीं होने दिया जाता था। वो ये मानते थे कि जो भारतीय हैं वो योग्य नहीं हैं, प्रशासनिक सेवा नहीं संभाल सकते, ऐसा आरोप लगाते हुए, है ना, ये प्रशासनिक कारण है। प्रशासन में इनको भागीदारी नहीं दी गई थी भारतीयों को, और उच्च पदों से भारतीयों को हटा दिया गया और उनके स्थान पर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया गया। एक तरह से यहाँ आप देखें तो जो हमारी प्रशासनिक योग्यता है उसको दरकिनार करते हुए ये मानते हुए कि भारतीय लोग अयोग्य हैं और ब्रिटिश लोग जो हैं वो योग्य हैं, तो उच्च पद जो थे, हाईएस्ट जो पद थे, उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं लगाया गया। उन्हें हाँ, छोटे छोटे पदों पर तो रहे, उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को ही नियुक्त किया गया था दोस्तों। अब दूसरा जो प्रशासन के अलावा आता है न्याय। तो न्याय के क्षेत्र में भी अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से ज़्यादा बढ़िया मानते थे, हम ज़्यादा अच्छे से न्याय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों की जो न्याय प्रक्रिया थी वो कैसी थी? अंग्रेज़ों के प्रति पक्षपातपूर्ण थी, दीर्घावधिक थी और खर्चीली थी दोस्तों। इसलिए सामान्य व्यक्ति को तो न्याय नहीं मिल पाया करता था। अंग्रेज अपना लाभ उठा जाते थे क्योंकि उस पदों पर वही थे, तो पक्षपातपूर्ण रवैया वहाँ पर अपनाया जा रहा था जिससे लोगों में रोष था। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों को, बैक कर लेना इसको, नवाबों को दी गई नवाबों की उपाधियां जो थी उन्हें जब्त कर ली। सबसे पहली बात हम क्या कहें, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली और मुगल बादशाह
जो बहादुर शाह था उसको अपमानित करके लाल किला खाली करने को कहा, उसे लाल किले से बाहर निकल जाने को कहा। और साथ ही साथ ये कैनिंग ने ये घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी जो हैं वो मुग़ल सम्राट नहीं कहलाएंगे, यानी एक प्रकार से मुग़ल सम्राट का पद ही ख़त्म किया जा रहा था बहादुर शाह के बाद में, कि आपका पद नहीं रहेगा और उसके बाद में जो शासक आएंगे वो केवल शासक कहलाएंगे, मुग़ल सम्राट बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को नहीं कहा जाएगा। ये कैनिंग ने घोषणा की थी, इस कारण ये भी थोड़ा सा खफा था। प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता के स्थान पर धर्म को आधार बनाया गया, यानी प्रशासन में किसको कार्य संभालना है, कौन जिम्मेदारी इसमें निभाएगा, तो योग्यता के स्थान पर धर्म को आधार बना दिया गया। और जो ईसाई थे उनको जो है उच्च वर्ग में शामिल किया गया, इसलिए ईसाइयत के धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ, लोग ईसाई बनने शुरू हो गए। यानी जो धर्म है इस प्रशासन संबंधी कार्यों में उन्हीं को योग्य माना जा रहा था, धर्म के आधार पर माना जा रहा था, तो इसलिए धर्मांतरण पद्धति का भी यहाँ पर विस्तार देख सकते हैं, जिसके कारण भी जनता में रोष था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकाल की बारंबारता, यानी अकाल बहुत पड़े थे, बारंबार अकाल पड़ते रहे, इससे ब्रिटिश प्रशासन जो था उसकी पोल खुल गई, उसकी विफलता जो है वो हमारे सामने आ गई। जो कहते थे हमने इतना कुछ कर रखा है वो सारा फेल हो गया और अकाल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण की, यानी वे कार्य जो सामाजिक भेदभाव से जुड़े हुए थे और धार्मिक भेदभाव से जुड़े हुए थे। इन्होंने कहने को तो सांस्कृतिक सुधार किया, सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव किया गया था। देखिएगा इन्होंने क्या कहा, सांस्कृतिक सुधार के तौर पर भारतीय संस्कृति को हीन साबित करना शुरू कर दिया, जिससे जो रूढ़िवादी जो लोग थे, पुराने जो लोग थे, प्राचीन सभ्यता संस्कृति को मान रहे थे, उनके अंदर जो है रोष उत्पन्न होना शुरू हो गया। 1825 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया, 1850 में एक धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया। इसमें यह था कि ईसाई धर्म को जो ग्रहण कर लेगा उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण को भी प्रोत्साहित किया गया था। और दोस्तों कालांतर में देखिएगा धार्मिक कानूनों में बात करें, बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों, अनाथों का जो है लाभ उठाने के लिए उनका भी धर्मांतरण करवाया गया, उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से धार्मिक योग्यताओं को प्राथमिकता देते हुए जो वास्तविक योग्यताएं थी उनको दरकिनार किया गया और धर्म के आधार पर जो पद बांटे गए और उन पदों की संभावनाएं और लालच के अंतर्गत जो हैं भारतीय लोग जो हैं इसको अपनाना शुरू कर देते हैं धर्म को। अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव की नीति भी असंतोष का प्रमुख कारण थी। ये जो गोरे लोग हैं अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और गोरा और काला का जो भेद है ना, ये भेदभाव की नीति उच्च पदों के अंदर हो गई, समाज के अंदर हो गई, सभी जगह ये एक प्रकार का भेद था जिस कारण असंतोष उभर रहा था। अब अंग्रेजों ने कुछ इस प्रकार के नियम बनाए जो हमें हमारे सांस्कृतिक परंपराओं के अंदर आक्षेप लगे। जैसे डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, जिसे भारत में विधवा पुनर्विवाह लागू नहीं था, यानी जब स्त्री का पति जो है उसकी डेथ हो जाती है, जो उनकी विधवा है, तो उसे दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर के आते हैं जो कैनिंग के समय पारित हुआ और इसे धार्मिक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। इससे पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली, ऐसी जो प्रथाएं थी, हम सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाने लगा, रोक उत्पन्न की जाने लगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। इनको सही नहीं लगा और विद्रोह का एक कारण बनता है। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया, यानी पाश्चात्य शिक्षा पढ़े। आज भी तो बहुत से लोग हैं ना ऐसे जो पाश्चात्य लोगों को सही मानते, कहते हमारी संस्कृति में कुछ है नहीं, हमारे लोग तो ऐसे हैं निकम्मे। वो लोग देखो कितना काम करते हैं, कितना अच्छे से रहते हैं, कि उनके समाज में ऐसा चलता है, तो हम अपने समाज को हीन समझना शुरू कर देते। तो ऐसे ही पाश्चात्य शिक्षा आई तो भारतीय समाज की जो मूल विशेषताएं हैं वो समाप्त हो गई और इससे जो परंपरागत शिक्षा समर्थक थे उनके अंदर जो है वो रोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनके अंदर जो है वो विरोध बढ़ गया था दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ आर्थिक कारणों की। और वैसे तो मैं तो यही कहा करता हूँ, किसी भी झगड़े के मूल जड़ में आपको हमेशा आर्थिक कारण मिलेगा। किसी के साथ में भी झगड़ा ले लीजिए, कहीं ना कहीं जा कर के वो ठहरता तो अर्थ पे ही है। रुपए पैसे का ही मामला होता है, बाकी चीज़ें तो गौण हो जाती हैं, प्रभावशाली तो वही रहता है। ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियाँ जैसे कि स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी थी और महालवाड़ी थी। तो अंग्रेज़ों की जो टैक्स कलेक्शन की जो पॉलिसीज़ थी, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, किसी के अंदर एक फ़िक्स जो है टैक्स लागू किया गया, किसी में किसान को मालिक बनाया गया, वहाँ से टैक्स लिया गया। महाल यानी गांव को किसी ने इकाई बना दिया गया, वहाँ से टैक्स लिया गया। लेकिन था सारा का सारा किसानों को शोषित करने का ही एक माध्यम, उनको शोषण करने का ही एक माध्यम था। नाम इनके बदले गए, नीतियाँ बदली गई, लेकिन सबके मूल में एक था, किसानों से पैसा कैसे खींचा जाए, जिसका किसानों शोषण के कारण उनके अंदर भी क्या था, रोष उत्पन्न हो रहा था। दोस्तों, कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को ही केंद्र में रखा। यानी कंपनी जो भी पॉलिसीज बनाती थी उन सब में आर्थिक लाभ को ही प्राथमिकता दी जाती थी। यानी अर्थ लाभ कैसे हो, है ना, न कि सामाजिक लाभ। हमारे देश के लाभ के लिए कोई प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया था। कंपनी की नीतियाँ इस तरह की थी, जैसे मान लीजिएगा इंपोर्ट तो हो रहा था, एक्सपोर्ट पे काफ़ी टैक्स बढ़ा दिए गए। यहाँ से जो चीज़ें जा रही थी, भारतीय चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिए गए, उनको एक प्रकार से दरकिनार किया गया ताकि वो फले फूले नहीं। इसलिए हमारे जो पारंपरिक उद्योग थे वो समाप्त हो गए। जैसे आज भी हम देखें, खिलौना मार्केट के अंदर आपको एकाधिकार चाइनीज़ सामान का मिलता है, और वो इतने सस्ते दामों पर, बल्क में क्वांटिटी यहाँ पर आ जाती है कि हम उतने सस्ते दामों पर नहीं बना पाते, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रही। तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। पारंपरिक जो उद्योग थे हमारे यहाँ के, वो धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त होते चले गए। दस्तकारी और हथकरघा उद्योग, जो हाथ से कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, जो चीज़ें बनती थी, उनमें संलग्न जो वर्ग था, जो किसान थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी इसी कारण से सोचनी होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त होते चले गई। जब मशीनों से बनी हुई चीज़ें आनी शुरू हो गई, मशीनों वाली चीज़ें साफ ज़्यादा थी, स्वच्छ, उनमें जो चीज़ मशीन से बनती है हर चीज़ की क्वालिटी आपको एक जैसी मिलेगी, उसका निर्माण एक जैसा दिखाई देगा, फिनिशिंग ज़्यादा थी। इस और जो अपने दस्तकारी हथकरघा उद्योग से जो बनते थे उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था और सस्ते पड़ रहे थे। इसलिए किसानों, वो जो है हमारे पारंपरिक उद्योग समाप्त होते चले गए, और इससे किसानों की जो हमारी आर्थिक स्थिति है, या फिर उद्योगों में जो लोग लगे हुए थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। इसलिए वो भी विद्रोह में शामिल हो गए। रोष तो था ही ना। कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। कृषि का वाणिज्यीकरण यानी फसलें खाद्यान्न की बजाय वाणिज्यिक, जैसे नील की खेती हो गई, या ऐसी फसलों की खेती की गई जो केवल व्यापार के काम आती हो, बाहर भेजी जा सके। एक प्रकार से यहाँ से जो कृषि सामग्री होती थी वो कच्चे माल का काम करती थी। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी उनके लिए, तो ये खाली इसीलिए था, और इसलिए खाद्य संकट भी यहाँ पर उत्पन्न होना शुरू हो गया। इसके अलावा सैन्य कारण की बात करें, सैनिकों में भी जो है असंतोष था। सबसे पहला कारण इसका ये है कि भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 5:1 था। सैन्य सेवाओं में भी नस्लीय भेदभाव था, यानी अंग्रेजों को प्राथमिकता दी जाती थी। दोस्तों, योग्यता के बाद भी भारतीय सैनिक सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकते थे, और उनके साथ बर्ताव भी खराब किया जाता था। यानी कितनी भी योग्यता हो, भारतीय सैनिक कहाँ तक पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार के पद तक ही पहुँच पाते थे, और उनके साथ जो बिहेवियर होता था वो भी अच्छा नहीं किया जाता था। कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया। अब इस अधिनियम में क्या था कि सैनिकों को किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता था, समुद्र पार भी भेजा जा सकता था, और ये माना जाता था कि समुद्र पार करने के बाद में हमारा धर्म जो है वो समाप्त हो जाता है। दूसरी, खाने पीने की भी दिक्कत आती थी, वेजिटेरियन नहीं मिल पाता था, तो बहुत से लोगों के धर्म के भंग होने की संभावनाएं थी, हुआ भी होगा, और इसी कारण से सैनिकों में भी जो है असंतोष हुआ था। और आपने ये देखा भी होगा कि ये उभरा भी सैनिक असंतोष के रूप में ही था। 1854 में आया डाकघर अधिनियम। इसमें क्या था कि सैनिक जो पहले पत्र लिख सकते थे उनमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, कोई स्टैंप नहीं लगाना होता था, कोई खर्चा नहीं था। लेकिन अब उस पर भी स्टैंप लगाना अनिवार्य कर दिया गया,
और ये एक प्रकार से सैनिकों का, यानी चाहे पैसे से फर्क न पड़े, लेकिन सैनिकों का वो एक विशेषाधिकार था, उसको छीन लिया गया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। अब हम बात करें 1857 के बाद की, एक फैक्ट है कि फौज का नवगठन किया गया जिसमें पील आयोग शामिल था। पील आयोग ने क्या कहा कि सेना की जो रेजिमेंट है उनको जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया जाए, यानी जाति के आधार पर जो है रेजिमेंट बनाई जानी शुरू हो गई। तब से ये आज भी आपको इस रूप में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट हम बात कर लेते हैं तात्कालिक कारण, वो कारण जिससे ये विस्फोट हुआ था दोस्तों। दिसंबर 1856 की बात है, सरकार ने पुरानी लोहे वाली जो ब्राउन बेस बंदूक थी उसको बंद किया और उसकी जगह एक नई राइफल लेकर के आए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल के बारे में ये कहा जाता था कि इसमें जो कारतूस लगता है उसके ऊपरी भाग को जो है मुंह से खींचना पड़ता था, दांतों से खोलना पड़ता था, और उस ऊपरी खोल के अंदर जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। ऐसी बात जो है वो बंगाल की सेना में फैल जाती है और ये भी एक प्रकार से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम था, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों में ये असंतोष फैल जाता है। अधिकारी भी इस अफवाह की जांच नहीं करते हैं और खंडन कर देते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई गाय सूअर की चर्बी मिली हुई नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कालांतर में साबित हो जाता है कि गाय और सूअर की चर्बी वास्तव में वुली शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी, जिससे भी सैनिकों में असंतोष होगा और सैनिकों को ये विश्वास हो गया कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है ताकि वो ईसाई बन सके, जो अपने एक तात्कालिक कारण मानते हैं, और फिर उसमें विद्रोह हो जाता है दोस्तों। सैनिकों में असंतोष फैल गया और क्षुब्ध होकर सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया दोस्तों, विद्रोह कर दिया, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम हम इसे कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने 1857 की क्रांति की काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट में हम इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे, यानी कहाँ कहाँ पर नेतृत्व किसने किया, उनका दमन किस प्रकार से हुआ, जहाँ से आपसे आगे के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलती रहती हैं, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी आपने डाउनलोड कर ही लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नए नए टेस्ट मिलेंगे, PDF मिलेंगी, करंट अफेयर्स मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।